जी हां, सोमवार की सुबह बहुत ज्यादा दुखद रही क्योंकि बंगाल के दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हो गया है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। सुबह करीब 9 बजे मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी और हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे की टीमें राहत और बचाव कार्य में अब भी लगी हुई हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट बंगाल रेल हादसे से जुड़ा हुआ। रेल हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, घटनास्थल का जायजा लेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। लेकिन जिस तरह का यह हादसा है बहुत ज्यादा भयानक हुआ है क्योंकि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक डिब्बा, एक बोगी इस तरह हवा में लटकती हुई नजर आ रही है। जैसे ही मालगाड़ी की तरफ से टक्कर मारी गई उसके बाद ये हवा में लटकता हुआ जो कंपार्टमेंट है, बोगी है, वो दिखाई दे रहा है। भयानक हादसा हुआ है। अब तक जो अपडेट मिला है 8 लोगों की जान चली गई है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो हिला देने वाली तस्वीरें इस रेल हादसे से जुड़ी हुई सामने आई हैं। ये देखिए, ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जब थी उस पीछे से जब मालगाड़ी आई, टक्कर पड़ी तो उसके बाद ये हवा में लटकता हुआ दिखाई दिया। ये सबसे खतरनाक तस्वीरें हैं इस रेल हादसे से जुड़ी हुई। सुबह सुबह ये बहुत दुखद खबर सामने आई। 8 लोगों की मौत हो गई। और ये देखिए, बोगी एक ट्रेन के ऊपर चढ़ गई है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा भयानक तस्वीरें हैं। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। जो रोडवेज की बसेज हैं बंगाल में वो पहुँचाई गई लोगों तक रेस्क्यू पहुँचाने के लिए। और ये बहुत खतरनाक, बहुत भयानक हादसा है। ये बोगी को जो आप देख रहे हैं, ये जब हवा में लटक गई इस तरह तो ये बहुत, वहाँ स्थानीय लोग जमा हो गए, लोगों की मदद भी सामने आई स्थानीय लोगों की। लेकिन जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट टीम है या फिर जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट टीम है वो मौके पर पहुंची और इस तरह फिर जान बचाने की कोशिश की गई। जो गैस कटर है वो भी मंगवाए गए हैं ताकि जो भी फंसे हुए हैं ट्रेन में उन्हें निकालने की कोशिश की जा सके। बहुत खतरनाक हादसा हुआ है और पश्चिम बंगाल में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। कैसे हुआ अब आपको ये बताते हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए एक्सप्रेस की 3 बोगियां। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जब बोगियां चढ़ गई, हादसा हुआ कैसे, अब आपके मन में सवाल होगा। स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से आई तेज मालगाड़ी ने इसे टक्कर मार दी और ये जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसा क्यों हुआ? मालगाड़ी के सिग्नल तोड़ने की जानकारी, यानी सिग्नल पता नहीं लग पाया और उसके बाद मालगाड़ी के सिग्नल तोड़ने की जानकारी मिली। कहाँ हुआ है हादसा? दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। न्यू जलपाईगुड़ी से ये जो दूरी है वो 7 किलोमीटर दूरी है। 6 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई, कितना भयानक ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पहली तस्वीर देखिए, किस तरह बोगी चढ़ गई है, हवा में लटकती हुई ये बोगी नजर आ रही है और बहुत जान का नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं जिसमें ये बोगी चढ़ी हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर पूरी अस्त व्यस्त है। दुर्घटना इतनी ज्यादा हुई कि क्षतिग्रस्त हो गई है बोगी। मालगाड़ी के डिब्बे हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा चौथी तस्वीर, 5वीं और 6ठी तस्वीर जो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग वहां पर पहुंच गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और बसों की भी मदद ली जा रही है लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। और आइए आपको रेल हादसे के चश्मदीद जो हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, आंखों देखी सुना रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आके जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। 1-2 जो है डेथ बॉडी मैंने अभी देखा है। सुबह से अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। अच्छा। और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकेलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं कि अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया। आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है,
तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बोगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए हैं? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोगों को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया। अभी मेरे बोला ट्रीटमेंट करने के लिए, अभी आया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना कि किस तरह का यह हादसा था। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हालातों की जानकारी भी ली है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई, और प्रधानमंत्री ने रेलवे के अधिकारियों से इस हादसे के बाद बात भी की है। अश्विनी वैष्णव भी, रेल मंत्री, कुछ देर मौके पर पहुंचने वाले हैं और लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है इस हादसे से कैसे निपटा जाए, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है, 8 लोगों की अब तक बताया जा रहा है जो अपडेट मिला है इस हादसे में, इस बड़े रेल हादसे में मौत हो गई है। और इस बीच आपको बता दें 3 कोच जो कंचनजंगा एक्सप्रेस के हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, तहस नहस हो गए। इसमें 3 कोच हैं और 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस बड़े रेल हादसे में। अगर आप चिकन नेक कॉरिडोर जानते होंगे, ये इलाका उसी जगह पर पड़ता है, न्यू जलपाईगुड़ी का इलाका, और इसी जगह पर ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे, क्योंकि सोमवार की सुबह ये हादसा हुआ। एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मालगाड़ी आ रही है और मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी है, और उसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो ये बोगी है, कंपार्टमेंट है, ये ऊपर चढ़ गया, ये हवा में लटकता हुआ दिखाई दिया। बहुत भयानक हादसा। इस एनिमेशन ग्राफिक्स से आप समझ पाएंगे कि क्या हुआ होगा उस वक्त। देखिए, ये आ रही है मालगाड़ी और इसने टक्कर मारी सेम ट्रैक पर कंचनजंगा एक्सप्रेस को। ये हादसा न्यू जलपाईगुड़ी के 7 किलोमीटर दूर हुआ है, जो दार्जिलिंग के आसपास पड़ता है। और कुमार कुंदन और ज़्यादा जानकारी इस हादसे के बारे में बता रहे हैं। कुमार, जानकारी मिल रही है अश्विनी वैष्णव भी पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया इस हादसे के बाद। अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्या बताया जा रहा है? निधि, प्रधानमंत्री ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है, अमित शाह ने भी इसको लेकर दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो दिल्ली से निकल चुके हैं बागडोगरा के लिए, और बागडोगरा से फिर वो उस जगह पे जाएंगे जहां पे कि रेल हादसा हुआ है। बागडोगरा से उस जगह की दूरी महज 10 किलोमीटर है जिस जगह पे ये रेल हादसा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी क्षति है रेलवे के दृष्टिकोण से अगर देखें तो, क्योंकि रेलवे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरह के इनिशिएटिव ले रहा है, उन इनिशिएटिव्स को निश्चित रूप से धक्का लगा है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि वो सिग्नल को ओवरशूट करके बाकायदा गुड्स ट्रेन ने कंचनजंगा ट्रेन को टक्कर मारी है। तो ये अपने आप में बड़ी गलती है। क्या ये ह्यूमन एरर है या फिर टेक्निकल एरर है, दोनों एरर के बीच बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, और इस पे बाकायदा जांच कमेटी भी रेलवे की तरफ से परमानेंट तौर पे बिठा दी गई है। जहां तक घायलों की बात है, वो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो है तकरीबन 40 लोगों की घायल होने की बात हो रही है, और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 8 हो गया है, जो कि वहां पे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की पहली कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की जो नुकसान हुआ है उसको कम की जाए। उसके लिए उन्होंने टेम्परेरी ऑगमेंटेशन भी किया है। जिस जगह पे रेलवे लाइन है उसके बगल में भी एक स्कूल है। पैसेंजर सेफ्टी को लेके क्वेश्चन हो रहा है। देखिए, इस समय राजनीति करना मुझे लगता है उससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। लोगों की यहाँ जाने जा रही है, 10,000 से ज़्यादा गांव वाले लोग खड़े होकर के एक पैर में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय मीडिया या कोई पॉलिटिकल नेता राजनीति करना चाहता है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी मानसिकता को दर्शाता है। सीएम ममता बनर्जी इज कमिंग टू इंस्पेक्ट दिस प्लेसेस। अच्छा है, मुख्यमंत्री जी का स्वागत है और ज़रूर आना चाहिए, और उनके आने से जो है बाकियों को भी और हौसला मिलेगा। जो रेस्क्यू टीम काम कर रही है उसको और हौसला मिलेगा, ज़रूर आए। तो वहाँ से जो प्रशासन है उसकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस हादसे से जुड़ी एक अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण खबर, हंदवाड़ा में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी, हिजबुल आतंकी के पास से चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड तक बरामद हुआ है। सेना और हंदवाड़ा पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन रहा, और ये देखिए तस्वीर आ गई है, हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है, चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड तक बरामद किए गए हैं।
सेना के लिए, हंदवाड़ा पुलिस के लिए इस जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से एक बड़ी कामयाबी मिली है। महराज अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी इस जॉइंट ऑपरेशन के बारे में दे रहे हैं। जी महराज। कुछ समय पहले ही जो है पुलिस ने इस बारे में जो है पूरी डिटेल शेयर कर दी है और कहा है कि जो ये व्यक्ति है, ये मिलिटेंट जो है, ये काफी समय से पुलिस के राडार पे था और कुछ समय से ये जो है कोशिश कर रहा था हथियार मिलने के बाद कि सॉफ्ट टारगेट्स जो है हंदवाड़ा में उनको अचीव किया जाए ताकि एक प्रेजेंस दिखाई जाए। तो उस पे नजर रखने का ये लाभ जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिला है और उसको मौके से इन्हें किसी भी वारदात करने से पहले ही जो है पकड़ा गया है। और ये पुलिस का कहना है कि एक बड़ी सफलता है। किसी भी सॉफ्ट टारगेट को हिट करने से पहले इस मिलिटेंट का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महराज। नजर बना के रखिए, इस बड़े जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया। एक और बड़ी खबर, रियासी आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर अटैक किया गया था और ये बड़ा आतंकी हमला था। अब इस पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी अटैक हुआ था। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर नीट विवाद से जुड़ी हुई। नीट विवाद में बिहार से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पटना में जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट है यानी आर्थिक अपराध शाखा 6 पोस्ट डेटेड चेक ईओडब्ल्यू ने बरामद किए हैं। बरामद चेक का पेपर लीक से कनेक्शन की आशंका भी बताई जा रही है। सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। कैंडिडेट से 30-30 लाख मांगने का आरोप भी लगा है। खाता धारकों के बारे में जानकारी जुटा रही है ईओडब्ल्यू। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कैंडिडेट से आरोप लगा है इन चेक माफियाओं पर कि 30-30 लाख मांगे गए। इस विवाद में एक बड़ा मोड़ है जो कि बिहार में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए हैं पटना में। तो जो पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए गए हैं, क्या इसका कनेक्शन पेपर लीक से कनेक्शन है, ये इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का ये एक्शन है, बड़ा एक्शन है। ईओडब्ल्यू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। प्रश्न पत्र लीक कराने वाले अपराधियों के नाम चेक में हैं और पेपर के बदले अभ्यर्थियों से 30-30 लाख तक इन अपराधियों के जरिए मांगे गए, ये आशंका है। खाता धारकों को, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी जानकारी जुटा रही है जांच एजेंसी। अब तक इस मामले में 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है ईओडब्ल्यू। 35 अभ्यर्थियों को, 35 छात्रों को पेपर मिलने का शक है। ये ईओडब्ल्यू के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 5 मई को एनटीए ने नीट की परीक्षा करवाई थी और उसके बाद से ही एनटीए कटघरे में है। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। और पटना में नीट का जो पेपर लीक है, क्या इसकी आशंका है, इसमें आपको बता रहे हैं डिटेल्स। पोस्ट डेटेड चेक आखिर ये किसके हैं, कौन है अपराधी, क्या ये सॉल्वर गैंग से इनका रिश्ता है, क्या कोई कनेक्शन है। जले हुए प्रश्न पत्र भी मिले हैं, क्वेश्चन पेपर्स भी मिले हैं। विवादों में कई सेंटर्स भी नजर आ रहे हैं। तो जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं और पोस्ट डेटेड चेक आखिर किसके हैं। रूपेश और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपेश, एक बड़ी कार्रवाई है, इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ईओडब्ल्यू बड़े एक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या कनेक्शन बताया जा रहा है इनका पोस्ट डेटेड चेक्स जो मिले हैं और जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं? देखिए, जो परीक्षा हुई 5 मई को, उसके पहले ही पटना पुलिस को कुछ इनपुट मिला और उस इनपुट के आधार पर छापेमारियां की गई कुछ जगहों पर, जहां पर एक रात पहले सॉल्वर गैंग के और जो शिक्षा माफिया हैं उन्होंने कुछ छात्रों को इकट्ठा करके रखा था। पूरी रात उन्हें प्रश्न पत्र और उसके आंसर रटवाए जा रहे थे। वहाँ पर छापेमारी हुई, गिरफ्तारियाँ हुई। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 परीक्षार्थी भी शामिल थे। उनके रोल नंबर लिए गए। उसके बाद भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। परीक्षा देने के बावजूद बाद जब परीक्षार्थी निकल रहे थे तो उसमें से परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। अब ईओयू को वो सौंप दिया गया, एफआईआर हुआ, आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया। आर्थिक अपराध इकाई के पास जो क्वेश्चन था, जो जले हुए प्रश्न पत्र से जो क्वेश्चन लिखा गया, 70 जो प्रश्न हैं उनको लिस्ट किया गया। और अब आर्थिक अपराध इकाई एनटीए से बार बार कह रहा है, 3 रिमाइंडर भेजे गए हैं कि आप जो मूल प्रश्न पत्र है उसकी सभी सेटों की कॉपी हमें भेजें ताकि हम मिलान करके ये तय करें कि प्रश्न पत्र लीक ही हुआ है। लेकिन एनटीए इनको मूल प्रश्न पत्र नहीं भेज रहा है। इस बीच रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 6
पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, लोगों से पूछताछ हुई है, जो गिरफ्तार हुए हैं, जो परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि 30 से 40 लाख के बीच ये डील तय हुआ है। कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, ना सिर्फ पूछताछ में बल्कि रिमांड पर लेने के बाद से सोलवर गैंग और उसका जो किंगपिन है सिकंदर, कौन है सिकंदर? समस्तीपुर का रहने वाला है। बिहार सरकार में उसने एसएससी की परीक्षा पास की थी और वो जेई बना था। 3 करोड़ के घोटालेबाज है, वो जेल भी गया था। उसका एक बेटी एमबीबीएस है, उसका एक बेटा एमबीबीएस है, उसका दामाद एमबीबीएस है। सबकी जांच यहाँ पे चल रही है कि आखिर एक किंगपिन जो कि सोलवर गैंग का माफिया है, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके दामाद, उसका दामाद उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज से उसने एमबीबीएस किया है, अभी पीजी कर रहा है। तो आर्थिक अपराध इकाई ये मानकर चल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन चूंकि एनटीए नहीं मान रहा है और आर्थिक अपराध इकाई लगातार एनटीए को ये लिख रहा है कि आप जो प्रश्न पत्र है उसकी मूल कॉपी भेजें ताकि मिलान कराया जा सके। और ये बीच में वो जो जांच चल रही है उस जांच प्रक्रिया को एक अधर्म एक तरीके से लटका हुआ है और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि कथित पेपर लीक। अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है अगर वो आर्थिक अपराध इकाई के पास आ जाए और मिलान हो जाए तो ये समझ में आ जाएगा। तो लेकिन 6 जो पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं और ये नेक्सस का पता लग सकता है। रूपेश, बड़ी जानकारी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे गैंग का, सॉल्वर गैंग का पता लग सकता है कि आखिर इसे किसने इनिशिएट किया या फिर मास्टरमाइंड इसका कौन था। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश ये जानकारी देने के लिए, जो बिहार में बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ है और पानी पर संग्राम छिड़ गया है। जबरदस्त सियासत भी हो रही है। दिल्ली में जल संकट पर आज भी बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के 52 जगहों पर बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। मटका फोड़कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। दिल्ली के जल संकट से कि ये जो समस्या है ये विकराल होती जा रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी जमकर नारेबाजी कर रही है। देखिए, मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है, मटकों को फोड़ा जा रहा है और दिल्ली की जनता पानी से त्रस्त है। केजरीवाल जेल में मस्त हैं। ये इस तरह से तख्तियां आप देख रहे हैं लोगों के हाथ में और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पानी संकट को आम आदमी पार्टी सरकार की विफलता बताया है। संवाददाता सुमंत कुमार ने मनोज तिवारी से बात की है। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ी है, कई इलाकों से लोगों पानी का संकट है। कौन है इस पानी संकट के लिए जिम्मेदार और क्यों है ये पानी का संकट? ये पानी का संकट टोटल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का फेल्योर है। दिल्ली का 55% पानी या तो ये टैंकर माफियाओं को बेच रहे हैं या तो पानी वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 10 साल से 15 साल से एक भी पाइप नहीं बदली गई है। पाइप लीक है, टूटी हुई है, जर्जर है, लेकिन नीति ही नहीं है, नीयत ही नहीं है काम करने की। और उसके कारण आज दिल्ली की जनता को पानी के लिए त्रस्त होना पड़ रहा है और हम भाजपा के लोग सड़कों पे। लेकिन आतिशी कहती है कि हरियाणा से पानी कम छोड़ा जा रहा है, इस वजह से दिक्कत बोल रही हैं, सरासर झूठ बोल रही हैं। एलजी महोदय की सीएम से बात हुई, हमारी भी सैनी साहब से बात हुई है। वो कहते हैं जितना एलोकेटेड वाटर है उतना पूरा मिल रहा है, प्लस थोड़ा सा और बढ़ाए भी हैं। लेकिन जिसको पानी मिल रहा है अगर उसका बर्तन ही नहीं ठीक है रखने का, उसके पाइप नहीं ठीक हैं, तो उसके लिए आप दूसरों को दोष क्यों दे रहे हो? ऐसी अत्याचारी सरकार को दिल्ली की जनता हटाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देगी और हम ये सारी समस्याओं का निदान करके देंगे। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आपने सुना। और चांदनी चौक के लालबाग इलाके में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी प्रदर्शन किया है। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी हल्ला बोल कर रही है। कई दिनों से बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है दिल्ली में पानी की समस्या से निपटने में विफल है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल से बात की हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी ने। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रोटेस्ट होगा और आप अभी मटका फोड़ से प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। देखिए, ये सब काम हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। ऐसी प्रचंड गर्मी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सभी विधानसभाओं पर इस प्रकार का प्रदर्शन करके ये बता रहे हैं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के नागरिकों के हितों के प्रति चिंतित नहीं है। पानी की समस्या ये कोई नई नहीं है। पिछले 10 सालों में हर गर्मी में पानी की समस्या आती है। मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, एक बड़ा सवाल उनके लिए है कि जब हर साल गर्मियों में समस्या आती है तो पिछले सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया, वो कौन सा कदम उठाया जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकले।
तो जवाब मिलेगा। उन्होंने कुछ नहीं उठाया। सर पिछले आतिशी लगातार बोल रही हैं, जो कि जल मंत्री हैं, कि हम शुरुआत से लेटर लिखते रहे हैं, शुरुआत से बोलते रहे हैं, लेकिन हरियाणा ने हमारा साथ नहीं दिया। आतिशी बिल्कुल झूठ बोल रही है, क्योंकि वो इस मुद्दे पर फेल हो गई है, उनकी सरकार फेल हो गई है, इसलिए वो अब फेल होने का जो आरोप है वो दूसरे लोगों पर जड़ना चाहती है। हरियाणा ने जितना पानी देना था उससे ज्यादा पानी दिया, ये आंकड़े बताते हैं। कल सर जो वहाँ पर तोड़फोड़ की गई छतरपुर में, तो कह रहे हैं इसको बीजेपी ने कराया, इस पर बीजेपी क्या कह रही है? और हमें कहें कि अगर वो आप पार्टी ने कराया, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों के हितों के साथ समझौता करते, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों के हितों की चिंता नहीं करते, तो इस तरीके का आरोप लगाना बड़ी आम बात है, लेकिन आरोप लगाना अलग है, समस्या का समाधान करना अलग बात। तो बीजेपी का हल्ला बोल है पानी की समस्या को लेकर। और दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की संवाददाता पुनीत शर्मा ने। वीरेंद्र जी, दिल्ली में सुबह उठते ही लोग लंबी लाइन में लगते हैं, घंटों वाटर टैंकर का इंतजार करते हैं, मिलता नहीं है एक बाल्टी पानी। क्या स्थिति है? उसका कारण है ये केजरीवाल पानी का चोर है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक पानी की कालाबाजारी करते हैं, पानी बेचने का काम करते हैं, और जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की सरकार होने के बावजूद अगर आज दिल्ली वाले एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं तो उसका जिम्मेदार सिर्फ है तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। सर ये बताइए कि आतिशी ने आरोप लगाया है कि जो वाटर पाइपलाइन जा रही है, बीजेपी उसमें खुद सुराग कर रही है, साजिश रच रही है। आतिशी मार लेना मतलब झूठ बोलना। मैं चुनौती देता हूँ आतिशी को, साबित करें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। है हिम्मत तो करके दिखाएं। सर आप लोग भी सड़क पर उतरे हैं, रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो जनता है वो अभी भी पानी नहीं मिल पा रहा, समस्या कैसे सुलझेगी? हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है दिल्ली की जनता की आवाज उठाना, और जब तक आवाज उठाते रहेंगे तब तक धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का एक एक बूंद पानी नहीं मिल जाता। वाटर टैंकर माफिया पर क्या कहना चाहिए? वाटर टैंकर माफिया अरविंद केजरीवाल पाल रहे हैं। प्रकाश जारवाल पे कार्रवाई करके दिखाएं, आतिशी मार लेना, उस पर तो हत्या का मुकदमा भी है। भावना घोड़ के हमने प्रूफ दिए कि उनके ऑफिस में बैठ के पानी का व्यापार होता है। क्या कार्रवाई कर दी आतिशी मारलेन ने? एक नहीं दर्जनों विधायक हैं, दर्जनों, जो पानी बेचने का काम करते हैं, काला बाजारी करते हैं, ऊंचे दामों पे पैसे लेके पानी को बेचने का काम करते हैं। अगर ये काला बाजारी, चोरी और पानी की बर्बादी जो 52 से 53% होती है, ये रोक ली जाए तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब आपका आरोप है आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, तो क्या अब आप अपनी तरफ से पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी करेगी? जनता प्यासी मर रही है। सरकार हमारी है क्या? जल बोर्ड मेरे पास है क्या? जिसके पास सरकार है, जिसके पास जल बोर्ड है, पानी तो उनको देना है ना। हम तो उनके कान खींच रहे हैं कि किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को पानी मिल जाए। और इस बीच बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी का इस्तीफा मांगा है। सुनिए संवाददाता रजनीश रंजन की बातचीत क्या हुई। सर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी गलती नहीं है, आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो दिल्ली के निर्वाचित सरकार हैं। ऐसे में दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या से कैसे निजात मिलेगी? पहले तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आतिशी को अपने चैनल पर बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और दिल्ली में जो आज पीने का पानी का जो संकट उत्पन्न हो गया है उस पर चर्चा कराएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं 53 साल से राजनीति में हूँ, 93 से मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूँ। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार सत्ता में आए, उन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ ये वायदा किया था, ये उनको भरोसा दिया था कि मेरी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी, और उसके लिए क्या उपाय उनको करने थे उसके बारे में भी उन्होंने मीडिया को भी, विधानसभा को जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए बरसात होती है तो बरसाती पानी यमुना में बह जाता है और समुद्र में जाकर गिरता है। हम इस बरसाती पानी को दिल्ली में ही खेतीबाड़ी की ज़मीन पर गड्ढे खोदकर। तो दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी वर्सेस आप हो गया है और पानी के लिए दक्षिणी दिल्ली में हाहाकार मचा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अब आरोप लगाया कि बीजेपी को वोट देने की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिल नहीं रहा है सरकार, पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिलेगा तो हम घड़ा नहीं फोड़ेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो घड़ा फोड़ के जाएंगे यहाँ पर उनके केजरीवाल के ऊपर। तो यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, क्या वो पानी के लिए आप लोगों से क्या बात होती है? वो क्या कहते हैं कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है? पानी मिल ही नहीं रहा, दिल्ली में पानी आ ही नहीं रहा 3 दिन 4 दिन से पानी, इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं पानी के लिए। जी आप बताइए। विधायक जी कह रहे हैं कि वोट बीजेपी को देते हो, पानी हमसे मांगने आते हो। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं? जी वैसा बोलते हैं।
ऐसा ही बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया तो पानी नहीं देंगे। नहीं, उनका कहने का मतलब ये पानी नहीं दे रहे हैं तो यही कारण है ना, क्यों नहीं दे रहे हैं। जितनी बार पानी के लिए बोलने जाओ या उनके ऑफिस में जाओ, पहली बात तो मिलते नहीं, दूसरी बात अगर मिलते भी हैं तो कहते वोट बीजेपी को दिया तो हमसे पानी क्यों। तो दिल्ली का इस वक्त हर इलाका पानी से जूझ रहा है, पानी की कमी से जूझ रहा है। करोल बाग इलाके में भी बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम लापता हैं, लेकिन लापता तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। चंदोलिया जी, एक बात बताइए, दिल्ली की जनता को क्या यही मिलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप, या समाधान भी मिलेगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। समाधान आप क्या समझते हैं? समाधान कौन करेगा? जिसको दिल्ली की जनता ने गद्दी सौंपी, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पानी वह दे, बिजली का पावर कट ना हो। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? 3 दिन पहले उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसद लापता है। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं कि आपके सिर पर भी पसीना आ रहा है, मेरे पर भी पसीना आ रहा है, लापता उनके विधायक हैं दिल्ली के। तो बीजेपी के सांसद लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं, आपने उन्हें सुना, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का बयान भी आ चुका है जल संकट पर। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी वाले हरियाणा सीएम के घर के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे? उनके मुताबिक दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, इसलिए पानी ने बीजेपी वाले सजा दे रहे हैं, पानी न देकर सजा दिए जा रहे। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान के हालात देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शायद गहरा सदमा लगा है। शहबाज शरीफ ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं जैसे उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के हालात दुनिया से छिपे नहीं, वहां लोगों के पास आटा खरीदने तक के पैसे नहीं, मुल्क कंगाल हो चुका है और सरकार भीख का कटोरा लेकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आगे हाथ फैला रही है। मुल्क में भूखमरी के हालात हैं और शहबाज शरीफ शेखी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कर्ज नहीं निवेश चाहिए। बताइए जरा, जहां दाने दाने को लोग तरस रहे हो, मोहताज हो, आतंक का बोलबाला जिस मुल्क में हो, वहां निवेश भला कौन करेगा? सपने देखने का हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी है, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते। जिसकी जैसी मर्जी वैसे सपने देख सकता है। सपने देखने के एवज में कीमत चुकानी होती तो शायद शहबाज शरीफ ऐसी गुस्ताखी नहीं करते, क्योंकि कीमत चुकाने के लिए उनके मुल्क के पास पैसे ही कहां हैं। पाकिस्तान की जनता के पास पेट भरने के पैसे नहीं हैं। मुल्क के प्रधानमंत्री दिन में सपने देख रहे हैं। कर्ज नहीं, पूंजी निवेश की बातें कर रहे हैं। मुफलिसी में जी रहे लोगों को मैनेजमेंट मार्केटिंग सिखा रहे हैं। शेखी बघारते हुए लोगों की जिंदगी को कर्ज से मुक्त करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ, ये तो आपने सही कहा कि नामुमकिन कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपकी ये दलील किसी के गले नहीं उतरेगी। एक तरफ तो पाकिस्तान में महंगाई का विस्फोट है। प्याज 220 रुपए किलो है, टमाटर 240 रुपए किलो, पेट्रोल 258 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, डीजल 267 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। सितंबर 2023 तक 128 अमेरिकी बिलियन डॉलर विदेशी कर्ज है। महंगाई तो छोड़िए, जिस मुल्क में आतंकवादी खुले घूमते हों,
जिस देश की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को पालने पोसने का काम करती हो, उस मुल्क में शहबाज शरीफ का विजन देखकर उसके हौसले की दाद देनी चाहिए। शहबाज शरीफ का दावा है कि अब की बार वो आखिरी बार आईएमएफ से कर्जा मांग रहे हैं, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। शहबाज शरीफ के बोल सुनकर हंसने की जरूरत नहीं, उनकी हालत पर तरस जरूर खाया जा सकता है। बेचारे शहबाज शरीफ भला करें भी तो क्या, खाली पेट जनता को वादों और दावों का घूंट पिलाने के सिवाय उनके पास और रखा भी क्या है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को आर्थिक ताकत बनाने के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देख रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के जानकार यूसुफ नजर ने शहबाज शरीफ को आईना दिखा दिया है। यूसुफ नजर ने एक्सपोज किया है कैसे 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट में था। भारत पर भी आईएमएफ का कर्ज था जिसके पुनर्भुगतान पर दबाव था और बाहर कर्ज बढ़ गया था। राजकोषीय घाटे के चालू खाते के घाटे में जुड़ने से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था। इस मुश्किल हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के बहुत मुश्किल लगने वाले कदम उठाए। उन्होंने खामोशी से जो काम किया उनका ही नतीजा है कि आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने भारत की तारीफ की और अपनी सरकार को जमकर घेरा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार का उदाहरण देते हुए शहबाज शरीफ को नसीहत भी दे डाली। एक्सपर्ट्स जो कहें, शहबाज शरीफ के सिर पर पाकिस्तान की आर्थिक हालत सुधारने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो जज्बातों तक का हवाला दे रहे हैं।